हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में आपने दो रिएक्शन देखी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसका ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे सपोज एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी। सपोज यहाँ ए के पास कोई नेगेटिव आयन था आई, तो आफ्टर रिएक्शन ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको ए प्लस बी आई। मतलब ये B है वो ये पॉजिटिव आयन A को डिस्प्लेस कर देगा और वो खुद वहाँ पे बैठ जाएगा। और ये एक ही तरफ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दोनों तरफ से होता तो हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो आपको पता है। अभी एक्टिविटी देखते हैं। टेक 3 आयन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आपको 3 आयन नेल्स लेनी है, ओके, और उनको एक बार क्लीन कर लो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। सपोज यहाँ तक हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके। और सेकेंड में भी सेम उसी हाइट तक हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ओके, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका कलर आप नोट करो। कलर नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ब्लूइश टाइप होगा कलर, ठीक है। तो सपोज यहाँ तक मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है। सेम वे सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी मैंने कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। चलो यहाँ तक कॉपर सल्फेट है। अभी बात करते हैं आफ्टर रिएक्शन क्या होने वाला है, ओके। आफ्टर रिएक्शन क्या होने वाला है ये बात करते हैं। चलो, आयन नेल है, उसको हम क्या करेंगे, किसी एक बीकर के अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें रिएक्शन के बाद कलर है वो कंपेयर करने हैं। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन हमें कलर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो। टाई 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside from for comparison। एक आयन नेल को आप बाहर रखोगे और एक आयन नेल है उसको डिप करोगे। चलो आयन नेल हम बना लेते हैं। सपोज ऐसी कोई है, ओके। तो एक आयन नेल हम अंदर डिप करने वाले हैं यहाँ पे। चलो ऐसे मैंने अंदर रख दी, ओके। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा। फेड होता जाएगा मतलब लाइट ब्लू होता जाएगा। यहाँ इतना जितना पहले डार्क था उतना रहेगा नहीं, ओके। जितना पहले डार्क था उतना डार्क यहाँ पे रहने वाला नहीं है, ओके। तो यही ब्लू कलर कुछ ऐसा हो जाएगा।
जितना पहले डार्क था उतना आपको मिलेगा नहीं। अब रीज़न क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई है और रिएक्शन में क्या हुआ है समझो। तो आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो Fe है, आयन नील ली थी ना, वो सॉलिड फॉर्म में थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉलिड फॉर्म, प्लस हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन किसका था, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का। आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया, तो Fe ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और वो भी एक्वस सॉल्यूशन में बन गया, मतलब अंदर मिक्स हो गया। और कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में अलग से मिला, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आप कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग निकाल सकते हो ये रिएक्शन की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम भी लिखने हैं। तो स्टार्ट करते, ये क्या आएगा आयन, यहाँ पे क्या आएगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आयन सल्फेट, या तो आप फेरस सल्फेट बोल सकते हो। और ये आपको पता है क्या है कॉपर। तो ऐसे आपको रिएक्शन लिखनी है। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, क्योंकि Fe है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, और खुद वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो Fe आ गया ना SO4 के साथ, और कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया, मतलब अलग निकल गया। तो Fe है उसने कॉपर को लात मार के सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया। क्लियर, और Fe खुद वहाँ पे बैठ गया, मतलब ये कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट किसने कराया, Fe ने। एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. Also compare the color of the iron nails dipped into the copper sulfate solution with the one kept aside। एक हमने बाहर रखी थी, उसके साथ हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पे जो अंदर थी उसका कलर क्या बना होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने रिजल्ट भी लिखे हैं। द आयन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। क्यों, क्योंकि अभी आयन नेल है वो ब्राउनिश इन कलर क्यों बन गई, क्योंकि रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन के बाद आयन सल्फेट बन गया है। ओके, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ब्लू कलर है वो फेड होने लगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें धीरे धीरे बनने लगा आयन सल्फेट सॉल्यूशन। इन दिस रिएक्शन आयन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। आयन ने क्या किया, अदर एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस किया, या तो हम बोल सकते हैं रिमूव कर दिया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ दिस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए अदर एग्जाम्पल्स। बट एग्जाम्पल लिखते टाइम खास ध्यान रखो रिएक्टिविटी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज़ मुझे अदर एग्जाम्पल्स लेने हैं तो मैं जिंक ले सकता हूँ यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, प्लस यहाँ पे मैं लिख दूँ CuSO4 कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, और प्लस Cu आपको अलग से मिलेगा कौन से फॉर्म में, सॉलिड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जिंक, यहाँ पे लिखना है आपको कॉपर सल्फेट, यहाँ पे लिखना है आपको जिंक सल्फेट, और यहाँ पे लिखना है कॉपर। Cu और SO4 कैसे कंबाइन होते हैं वो भी ध्यान रखो। Cu की वैलेंसी +2 है और SO4 की -2, तो इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। वैसे ही जिंक एंड SO4, तो यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। क्लियर। बट अगर मैं बोलूँ Na एंड SO4
सोडियम एंड SO4। तो सोडियम की वैलेंसी +2, SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा Na2SO4। मतलब ये कॉपर सल्फेट डायरेक्ट बन जाएगा CuSO4, जिंक सल्फेट भी डायरेक्ट बन जाएगा ZnSO4। बट सोडियम सल्फेट बनाओगे तब Na2SO4 रखना पड़ेगा। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। चलो, ये हो गई एक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो। जैसे मैं बोलूँ लेड मतलब Pb प्लस CuCl2, मतलब ये हो गया कॉपर क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। PbCl2 प्लस क्या बनेगा? कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। और ये क्या है? एक्वस फॉर्म में। ओके, तो Pb की जगह पे आपको क्या लिखना है? लेड। यहाँ पे क्या लिखना है? कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे लिखना है आपको लेड क्लोराइड। और यहाँ पे आपको लिखना है कॉपर। ठीक है? एग्ज़ाम में खास ध्यान रखना है, एक तो एलिमेंट या तो मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। ओके, एक आना चाहिए ये सॉलिड, लिक्विड या एक्वस गैस, कोई भी एक फॉर्म और नाम के साथ। क्लियर? ये 3 चीज़ें कंपलसरी है। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें भी रिएक्टिविटी पर ध्यान देना है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा थी, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। सेम वे लीड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा थी, इसलिए डिस्प्लेस कर पाया। अगर आप ये उल्टी प्रोसेस करो, जैसे कि मैं बोलूँ Cu प्लस ZnSO4, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम है मतलब वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर? कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ओके, सेम वे मगर मैं लूँ Na प्लस ZnSO4, तो ये सोडियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी जिंक से भी ज़्यादा है। तो फिर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो आप पढ़ने वाले हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम के चैप्टर में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम के चैप्टर में आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ने वाले हो। और रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। रिएक्टिविटी बोल सकते हो या तो एक्टिविटी बोल सकते हो, तो आपको पता चले कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है? अब सीरीज़ में कौन कौन से याद रखना। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी है वो पोटेशियम के पास, उसके बाद सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद जिंक, Fe, ये Pb, कॉपर, Ag एंड Au। Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद रखनी है। ऐसा लगे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, मैं ऐसे आपको एक पूरी सीरीज़ दिखा देता हूँ, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसके पास है? पोटेशियम के पास। मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। क्लियर? यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। चलो, ये क्लियर है? मतलब यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी है, यहाँ पे आते आते ये क्या बनती है? लो रिएक्टिविटी। इसलिए देखो यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल लिया था तब जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता था। अभी आपको पता चला होगा कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, नीचे कॉपर है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम है। सेम वे Pb भी कॉपर को
डिस्प्लेस करता था, मतलब लेड की रिएक्टिविटी भी कॉपर से तो ज़्यादा ही है। क्लियर। मैं अगर बोलूँ कि पीबी है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि लेड की रिएक्टिविटी कम है। इससे उल्टा मैग्नीशियम पीबी को डिस्प्लेस कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो डिसाइड होगा ये सीरीज़ की हेल्प से। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। कॉपर को वो डिस्प्लेस करते हैं उसके कंपाउंड्स में से। क्लियर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है कैसी होगी कि कोई एक पॉजिटिव आयन है उसके साथ एक नेगेटिव आयन होगा, दूसरा एक पॉजिटिव आयन है उसके साथ एक नेगेटिव आयन है। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब बी के साथ आ जाएगा I1 और ए के साथ आएगा I2। क्लियर। तो ये दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए नाम दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10 देखो। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में अलग अलग लिक्विड भरने हैं, अलग अलग सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है उनका वॉल्यूम सेम रखना है, 3 ml 3 ml। क्लियर। 3 ml ऑफ, एक में लिया हमने सोडियम सल्फेट और दूसरे में लिया 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। मिक्स द टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशंस को आप मिक्स करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा। तो आंसर है यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. तो यहाँ से यहाँ तक प्रिसिपिएशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती है। डिफाइन प्रिसिपिएशन रिएक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए एनी प्रोसेस, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिएट कैन बी कॉल्ड अ प्रिसिपिएशन रिएक्शन। तो वो वाइट प्रिसिपिएट जो फॉर्म हो रहा था वो क्या था वो समझो यहाँ पे। तो हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन क्या हो रही है। तो एक में आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, सोडियम सल्फेट। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सोडियम सल्फेट बनता कैसे है, Na2SO4 से। क्यों, क्योंकि Na की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो जो Na है वो 2 टाइम्स आएगा और SO4 है वो 1 टाइम आएगा। तो उस हिसाब से बनता है Na2SO4। चलो वो सॉल्यूशन था, मतलब एक्वस आएगा, प्लस हमने दूसरा लिया वो BaCl2, ये भी एक्वस, मतलब ये भी सॉल्यूशन था। आफ्टर रिएक्शन बनता है BaSO4। आफ्टर रिएक्शन बना BaSO4। ये सॉलिड फॉर्म के प्रिसिपिएट्स हैं जो आपको वाइट कलर के दिखाए गए थे वो। और यहाँ पे बनता है NaCl, क्योंकि Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, ये रहेगा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसको बैलेंस भी तो करना है। बैलेंसिंग करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो Na के जो एटम्स है वो 2 है, यहाँ पे Na का एटम एक ही है। सेम वे यहाँ पे Cl के एटम 2 है, यहाँ पे Cl का एक ही है। तो सिर्फ NaCl को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पूरा बैलेंस कंडीशन में आ गया। ओके, नीचे नाम लिखना भूलना नहीं है।
ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको सोडियम सल्फेट, यहाँ पे लिखना है आपको बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे आपको पता है सोडियम क्लोराइड। ओके, और ये जो है ये वाइट कलर के प्रिसिपिएट्स हैं, इसीलिए ये रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रिसिपिएशन रिएक्शन। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सोडियम एटम है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे जो बेरियम एटम है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ। ये आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसलिए दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ये रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 -2, देखो उसका चार्ज क्या है -2 और Ba का क्या है +2, तो डायरेक्ट कंबाइन हो गए और बन गया BaSO4। और वो भी कौन से कलर के प्रिसिपिएट्स फॉर्म हुए? वाइट कलर के। The other product formed is sodium chloride which remains in the solution। सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन में रहेगा। such reactions in which there is an exchange of ions, यहाँ पे ions का स्पेलिंग रॉन्ग है, हम चेंज कर देते हैं, there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions, ओके। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल जो हमने पढ़ के रखा था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर एग्जाम्पल। चलो, एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ के रखा था जहाँ पे हमने मिक्स किया था दो सॉल्यूशन को। एक था लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमें पता है, Pb के साथ NO3 ट्वाइस आएगा। क्यों? क्योंकि Pb की जो वैलेंसी है वो +2 आएगी और NO3 की वैलेंसी है वो -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो Pb 1 टाइम आएगा और NO3 2 टाइम्स आएगा। तो PbNO3 को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मर्ज किया, तब आपको पता है तो ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे। दोनों को मर्ज करने के बाद येलो कलर के प्रिसिपिएट्स फॉर्म हुए थे, और वो प्रिसिपिएट्स कौन से थे? तो PbI2 लेड आयोडाइड के, और साथ में जो फॉर्म हुआ था वो KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। ये अभी भी कलरलेस सॉल्यूशन में था। येलो कलर के प्रिसिपिएट्स फॉर्म हुए थे, वो यहाँ पे थे लेड आयोडाइड में। ओके, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो NO3 2 टाइम्स है, इधर NO3 1 टाइम है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं, तो यहाँ पे K हो गया 2 टाइम्स। NO3 को बैलेंस करने गए तो K इम्बैलेंस हो गया। अब K को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। अब देखो दोनों तरफ K का अमाउंट 2 है, I तो इधर भी 2 इधर भी 2 है। देखो Pb यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस कंडीशन में है। और हम यहाँ पे लिखते थे एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, ये सॉलिड फॉर्म के प्रिसिपिएट्स, और यहाँ पे फिर से एक्वस। यहाँ पे जो आप लिखते थे वो लेड नाइट्रेट, यहाँ पे जो लिखते थे वो पोटेशियम आयोडाइड। ओके, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। चलो, ये लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे लेड आयोडाइड, और यहाँ पे लिखोगे आप फिर से वही पोटेशियम
नाइट्रेट, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। तो पूरा केमिकल रिएक्शन आपको सेम ऐसे ही लिखना है। पहले तो मॉलिक्यूल्स है वो उनका कंस्ट्रक्शन राइट होना चाहिए, आपको सॉलिड लिक्विड गैस या एक्वस मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर भी दिखाना है और नाम भी लिखने हैं। क्लियर। यहाँ पे ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ का पॉजिटिव आयन आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। क्लियर। इसीलिए देखो आई के साथ क्या आ गया, अभी पीबी आ गया, पहले के था पोटेशियम था, वैसे ही NO3 के साथ अभी क्या आ गया, पोटेशियम, पहले क्या था, लेड। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स है, मतलब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसीलिए। क्लियर। तो आज हमने पढ़ी टोटल 2 टाइप की रिएक्शंस, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। तो ये जो नोट्स है वो एज इट इज़ आपको बनानी है, और अगर एग्ज़ाम में आए तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। और हाँ, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस करो, तभी ये सब याद रहेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल इक्वेशंस आने वाले हैं। इतने सारे केमिकल इक्वेशंस फिर कंबाइन करके आप याद एक साथ नहीं रख पाओगे, तो अभी से रिटर्न प्रैक्टिस करके याद रखना चालू कर दो। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और साथ में रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। थैंक यू।